नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नूपुर सक्सेना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान जनजातीय गौरव और विकास कार्यों को गति दी। उन्होंने वसंत महिला महाविद्यालय में भगवान बिरसा मुंडा पर आधारित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया। इसके साथ ही सीएम ने बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात कर राहत सामग्री वितरित की और बच्चों को चॉकलेट बांटकर उनका हौसला भी बढ़ाया। शुक्रवार की सुबह सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के वसंत महिला महाविद्यालय में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा पर आधारित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया। इस संगोष्ठी का उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिरसा मुंडा की विरासत, आदिवासी सशक्तिकरण और सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों पर शोध और विचार विमर्श को बढ़ावा देना है। सीएम ने अपने संबोधन में बिरसा मुंडा के संघर्षों और आदिवासी समाज के योगदान को याद करते हुए कहा कि उनकी विरासत आज भी प्रेरणा देती है। उन क्षेत्रों में जाकर के जो लोग अभाव से ग्रसित हैं, जिन तक सरकार नहीं पहुंच पाई थी, वहां पर साधन विहीन उन लोगों के बीच में जाकर के उन्होंने सेवा के जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, आज उसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई देती है। और यही कारण है कि उनकी सेवाओं के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए ही भारत सरकार ने उन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है। और आज इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के मुख्य वक्ता के रूप में उन्होंने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में महाविद्यालय परिवार को और आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान की है। ये सचमुच महाविद्यालय परिवार के लिए एक उस विरासत को एक नई जीवनी देना है, एक जीवंतता देना है, जिस विरासत को भगवान बिरसा मुंडा ने, धरती आबा बिरसा मुंडा ने भारतवासियों के लिए छोड़ा है। महाविद्यालय के पास अपने आप एक विरासत है। कृष्णमूर्ति फाउंडेशन इस महाविद्यालय के संचालन में अपनी भूमिका का निर्वहन करती है। कि सानिध्य में रह करके कितना आध्यात्मिक वातावरण महाविद्यालय परिवार का है। भारत की प्राचीन गुरुकुल की स्मृतियों को ताजा करता है। इन स्मृतियों को आगे बढ़ाते हुए इस राष्ट्रीय संगोष्ठी को का जो विषय भी रखा गया है कि बिरसा मुंडा की विरासत, जनजातीय गौरव, बिरसा मुंडा की विरासत, आदिवासी सशक्तिकरण और राष्ट्रीय आंदोलन के लिए उत्प्रेरक, यानी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए। स्वाभाविक रूप से हम लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन का विषय अक्सर देश की वर्तमान आजादी को ही ध्यान में रख करके बनाया है। लेकिन याद करिए, ये जनजातीय समाज ने कौन सा ऐसा कालखंड रहा है जब उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा न लिया हो। कौन सा ऐसा कालखंड रहा हो। मुझे लगता है जब भी इस देश के सामने, भारत की सनातन धर्म के सामने कोई चुनौती आई है, तो भारत का जनजातीय समाज अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर के उसका मुकाबला करने के लिए खड़ा हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनजातीय समाज के योगदानों को याद करते हुए कहा कि इस समाज का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है। इन्होंने देश के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया है। कर देंगे। जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के लिए गए, 12 वर्ष उनके कुशलतापूर्वक संपन्न हुए और अंतिम वर्ष में जब वह चित्रकूट से पंचवटी की तरफ, दंडकारण्य की तरफ जाते जाते पंचवटी तक पहुंच गए और माता सीता का अपहरण हो जाता है। उस समय भगवान राम के साथ न अयोध्या की सेना थी, न जनकपुर की सेना थी। और सेना थी तो भारत की इस जनजातीय समुदाय से जुड़ी हुई वही लोग अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर के उस समय की सबसे बड़ी ताकत से लड़ रहे थे। और वह भी कहां,
जो भारत की शेष भूमि से योजन दूर, कई सौ योजन दूर श्रीलंका के बीच में वो युद्ध लड़ा गया था। याद करिए, भारत की जनता आज भी उस व्यवस्था को उसी गरिमा के साथ, उसी गौरव के साथ और उसी कृतज्ञता के भाव के साथ सम्मान देती है। भगवान कृष्ण के साथ उनके पूरे अभियान में कौन लोग थे? और दूर मत जाइए, मध्यकालीन भारत का इतिहास उठा करके देखिए। हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा था। हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान जब महाराणा प्रताप को युद्ध के उपरांत जो परिणाम सामने आए थे, उन्हें जंगलों की तरफ प्रस्थान करना पड़ा। उस समय कौन लोग महाराणा प्रताप के साथ में थे? भील थे, मीना थे, वहां का जनजातीय समुदाय था। और महाराणा प्रताप को बचाने के लिए सेना के संगठन को पुनर्जीवित करने के लिए इन सब ने वहां पर उनका योगदान दिया। और परिणाम क्या था कि कुछ वर्षों तक महाराणा प्रताप को अरावली की जंगलों में इधर उधर भटकना पड़ा था, लेकिन फिर से अपनी सेना इकट्ठी करके उन्होंने उस समय अकबर के द्वारा जीते गए सभी दुर्ग और किले वापस लेकर के फिर से भारत के गौरव की स्थापना करने का काम उस कालखंड में किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ कौन लोग योगदान दे रहे थे? यही समुदाय दे रहा था, यही समुदाय दे रहा था। छत्रपति शिवाजी महाराज जिस तत्परता के साथ उस कालखंड में उस समय के सबसे बर्बर और इतिहास के सबसे बर्बर शासक के खिलाफ लड़ रहे थे, उस समय उनका सहयोग करने के लिए भी जनजातीय समुदाय बढ़ चढ़कर के सामने आया था। और परिणाम यही था कि हिंदवी साम्राज्य की स्थापना करने में छत्रपति शिवाजी महाराज को भी सफलता प्राप्त हुई थी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने वाराणसी के विद्या विहार मॉडल स्कूल में बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की। उन्होंने राहत शिविर में रह रहे परिजनों से बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनी। बच्चों को चॉकलेट और टॉफी देकर उनका हौसला बढ़ाया। सीएम ने अपने हाथों से खाद्य सामग्री की किट भी बांटी। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाढ़ पीड़ितों की पूरी सहायता और मुआवजा प्रदान किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वाराणसी दौरा आध्यात्मिकता, सामाजिक सेवा और विकास का अनूठा संगम रहा। बिरसा मुंडा पर राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन और बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित करने जैसे कदम काशी की सांस्कृतिक और सामाजिक समृद्धि को दर्शाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। अब बुलेटिन में बात करेंगे मौलाना छांगुर को लेकर। जी हां, धर्मांतरण के मुख्य आरोपी मौलाना छांगुर की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही है। ईडी की लगातार कार्रवाई जारी है। बलरामपुर में रेड के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला नेटवर्क से जुड़े मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। इससे पहले लखनऊ, बलरामपुर, पुणे और अन्य स्थानों पर ईडी की 18 टीमों ने एक साथ 14 ठिकानों पर छापेमारी कर कई चौंकाने वाले सुराग भी हासिल किए हैं। इस कार्रवाई में सोना, नकदी, लग्जरी गाड़ी और संपत्तियों के दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। धर्मांतरण के मुख्य आरोपी मौलाना छांगुर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ईडी ने मौलाना छांगुर के खिलाफ अपना शिकंजा और कस दिया है। छांगुर के प्रतिष्ठानों और उसके सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई में ईडी ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने गुरुवार को यूपी और महाराष्ट्र में एक साथ 14 ठिकानों पर छापेमारी शुरू की। ये कार्रवाई धर्मांतरण के मुख्य आरोपी मौलाना छांगुर उर्फ जमालुद्दीन शाह
और उसके नेटवर्क के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला रैकेट की जांच के तहत की गई। बलरामपुर के उतरौला, मधुपुर, रहरा माफी और लखनऊ के चिन्हट सहित पुणे में छापेमारी 13 घंटे तक चली। इस दौरान ईडी ने 100 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियों की जांच की, जिसमें जमीनों की खरीद फरोख्त से जुड़े लोगों के ठिकानों को भी खंगाला गया। लखनऊ के चिन्हट में बलरामपुर सीजीएम कार्यालय के बाबू राजेश उपाध्याय के घर पर भी रेड डाली गई। बलरामपुर के उतरौला में उर्फ नसरीन के नाम दर्ज एक कॉम्प्लेक्स में दुकानों, रजिस्ट्रों और अभिलेखों की गहन जांच हुई। ईडी ने छांगुर के करीबी सहयोगियों नीतू उर्फ नसरीन और उसके नवीन उर्फ जमालुद्दीन की संपत्तियों की भी जांच की। मधुपुर में छांगुर के मकान में पुलिस की मौजूदगी में कमरों के ताले खुलवाए गए और बारीकी से तलाशी ली गई। ईडी की जांच में पाया गया कि छांगुर और उसके नेटवर्क ने धर्मांतरण के लिए विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल किया। दुबई, यूएई और नेपाल के कई बैंक खातों के जरिए करोड़ों रुपए की रकम हवाला और शेल एनजीओ के माध्यम से भारत लाई गई। ईडी ने 40 से अधिक बैंक खातों की जांच शुरू की है, जिनमें से 18 खातों में 68 करोड़ रुपए के लेन देन का पता चला है, जिसमें से 7 करोड़ रुपए पिछले 3 महीनों में विदेश से आए हैं। मौलाना छांगुर के नेटवर्क में नीतू उर्फ नसरीन और उसके पति नवीन उर्फ जमालुद्दीन अहम किरदार थे। धर्मांतरण गैंग का खुलासा, नीतू उर्फ नसरीन के 8 बैंक खाते मिले। ऑफ इंडिया, पेटीएम, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और नवीन उर्फ जमालुद्दीन के 6 खातों में लेन देन। ताजुद्दीन भुट्टिया से ट्रस्टों के 8 खातों में करोड़ों की रकम। अल अंसारी एक्सचेंज जैसे खातों से विदेशी फंडिंग होती थी। पहचान छिपाने के लिए फर्जी हिंदू नामों का इस्तेमाल हुआ। नीतू और नवीन 19 बार यूएई की यात्रा की। मौलाना छांगुर भी फर्जी पासपोर्ट से दुबई गया। यूपी एटीएस की जांच में सबसे चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि मौलाना छांगुर ने धर्मांतरण के लिए 1000 से 1500 मुस्लिम युवकों की फौज तैयार की थी, जिन्हें पेमेंट देकर काम सौंपा गया। छांगुर का कहां था नेटवर्क? यूपी में पीलीभीत, लखीमपुर, श्रावस्ती, बहराइच में जाल फैलाया। बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज में धर्मांतरण का जाल। महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी था जाल। इस तरह मौलाना छांगुर का देश भर में जाल फैलाकर लोगों का धर्मांतरण करता था। इस मामले में सबसे बड़ा खुलासा हुआ कि मौलाना छांगुर कोडवर्ड्स का इस्तेमाल करता था। छांगुर का कोडवर्ड्स काजल लगाना यानी ब्रेन वॉश करना, मिट्टी बदलना यानी धर्म परिवर्तन, नया केस अर्थात नई लड़की, दीदार कराना यानी बाबा के सामने लड़की लाना। इस रैकेट का शिकार ज्यादातर 30 साल से कम उम्र की महिलाएं बनी। खुलासे के बाद मौलाना की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। वहीं अब कई महिलाएं खुलकर सामने आ रही हैं और छांगुर की काली करतूत का चिट्ठा खोल रही हैं। मौलाना छांगुर के खिलाफ ईडी की इस कार्रवाई ने उसके कथित धर्मांतरण और हवाला नेटवर्क की परतें खोल दी हैं। विदेशी फंडिंग, अवैध संपत्तियां और संगठित रैकेट के खुलासे ने इस मामले को और भी गंभीर बना दिया है। प्रशासन और ईडी की सख्ती से क्या इस नेटवर्क का पूरी तरह खात्मा हो पाएगा? ये जांच के नतीजे बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। इधर अमरोहा जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने सबको झकझोर कर रख दिया है। हसनपुर क्षेत्र के मनोटा पुल के पास एक स्कूल वैन और लोडर गाड़ी की टक्कर में एक शिक्षक और एक छात्र की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है। अमरोहा के हसनपुर गजडौला रोड पर मनोटा पुल के पास एक स्कूल वैन और लोडर गाड़ी के बीच भीषण टक्कर हो गई। वैन हसनपुर कस्बे से बच्चों और शिक्षकों को लेकर साहसोली गांव के इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल जा रही थी। इस हादसे में 6 साल की बच्ची और एक टीचर की मौत हो गई। मासूम बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि टीचर ने जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया।
हादसे में 10 बच्चे, एक अन्य शिक्षक और वैन का ड्राइवर भी घायल हो गया। सभी घायलों को तुरंत हसनपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से 5 बच्चों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया है। मनौता पुल के पास एक वैन जिसमें स्कूल के बच्चे जा रहे थे और एक सामने से आती हुई पिकअप लोडर के बीच में एक एक्सीडेंट हो गया। इस वैन में करीबन 10 से 12 बच्चे, 3 स्कूल के टीचर्स या एडल्ट और एक ड्राइवर जो है ट्रैवल कर रहे थे। और जब ये सूचना प्राप्त हुई तो मौके पे पुलिस पहुंच गई और वहां पर एक बच्ची जो कि करीबन 5 वर्ष की थी, उसकी मृत्यु हो चुकी थी और एक टीचर जो कि काफी गंभीर रूप से घायल थी, उनको तत्काल जिला अस्पताल रेफर किया गया, जिनका उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। एक और बच्ची जो जिला अस्पताल रेफर हुई थी वो भी थोड़ी क्रिटिकल थी, उसको मेरठ रेफर कर दिया गया। और एक बच्चा और एक टीचर और एक ड्राइवर अब स्टेबल हैं, जिला अस्पताल में हैं, उनका उपचार किया जा रहा है, एक्सरेज किए जा रहे हैं। स्थिति सामान्य है, ट्रैफिक व्यवस्था सामान्य है। लगातार स्कूली वैध तरीके से पंजीकरण भी नहीं होती, लगातार दौड़ती रहती है, इनके ऊपर क्या कार्रवाई की? सड़क सुरक्षा समिति के माध्यम से और विद्यालय प्रबंधन को भी इस बारे में समय समय पर निर्देश दिए गए हैं और शासन के भी निर्देश हैं कि जितने भी स्कूल के वाहन हैं, कंडेम हैं, अनफिट हैं, अनरजिस्टर्ड हैं, उन सबकी है उनको फिट कराया जाए। इसका अभियान भी चलाते आए हैं और ये जो ओवरलोड आज सामने आई है, इसकी भी जांच करने का विषय है कि किन परिस्थितियों में इस वाहन के द्वारा इतने सारे बच्चों को और टीचर्स को लेके जाया जा रहा है। जनपद में तेज रफ्तार पे क्या कार्रवाई की जाती है, क्या अभियान चल रहा है तेज रफ्तार? जनपद में जिला सड़क सुरक्षा संघ है, जिसमें पुलिस ट्रैफिक का भी एक अहम योगदान रहता है और ARTO ट्रांसपोर्ट का भी एक अहम योगदान रहता है। इन दोनों ही प्रमुख विभागों के जो वाहन तेज स्पीड से चल रहे हैं, चाहे वो वैन हो या फिर कोई अन्य वाहन हो, उस पे लगाम लगाने की कार्रवाई की जाती है, बट ये एक जांच का विषय है। इन परिस्थितियों में ये लोडर तेज चल रही थी। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। घायलों को तुरंत अस्पताल में पहुंचाया, जहां उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने लोडर गाड़ी है और चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाशी शुरू कर दी है। हादसे ने स्कूल स्थानीय समुदाय में शोक की लहर पैदा कर दी है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। और एक पिकअप वाहन में आमने सामने से टक्कर हो गई थी, जिसमें 10 बच्चे, 2 टीचर और वैन ड्राइवर घायल है। इसके अतिरिक्त एक 5 वर्षीय बच्ची और एक टीचर की मृत्यु हुई है। इसमें सूचना पे तत्काल मौके पे पुलिस पहुंची थी। सभी घायलों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहाँ पे उनका इलाज चल रहा है। इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है, तो विधिक कार्रवाई शीघ्र की जाए। अमरोहा में मनोटा पुल के पास पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, जिसके चलते स्थानीय लोग इस सड़क पर सुरक्षा उपायों की मांग कर रहे हैं। इस हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और स्कूल वाहनों के लिए सख्त नियमों की जरूरत पर सवाल खड़े किए हैं। अमरोहा के मनोटा पुल पर हुआ ये हादसा एक मासूम और एक शिक्षिका की जान ले गया, जिसने पूरे समुदाय को गम में डुबो दिया। पुलिस की जांच और घायलों का इलाज जारी है, लेकिन इस त्रासदी ने सड़क सुरक्षा के मुद्दे को फिर से उजागर किया है। क्या इस हादसे के बाद प्रशासन सड़क सुरक्षा को लेकर ठोस कदम उठाएगा, ये समय बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वहीं यूपी के महोबा जिले में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। कबरई ब्लॉक के सिझरी गांव में एक कच्चा मकान ढहने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रशासन ने राहत कार्य शुरू कर दिया है और घायलों को अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। महोबा जिले के कबरई ब्लॉक के सिझरी गांव में मूसलाधार बारिश की वजह से एक कच्चा मकान ढह गया। यह हादसा रात करीब 2:30 बजे हुआ, जब वृंदावन यादव का परिवार अपने घर में सो रहा था। मकान के मलबे में दबकर 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों ने चीख पुकार सुनकर तुरंत राहत कार्य शुरू किया और पुलिस की मदद से मलबे से परिवार को बाहर निकाला। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। कल नाइट में 4 लोग की जानकारी लगी थी कि मकान गिर गया है, जिसमें 2 लोग मृत
पाए गए थे डॉक्टरी परीक्षण करने के बाद, और 2 लोग को प्राइमरी ट्रीटमेंट देने के बाद इमरजेंसी से वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं जिला प्रशासन ने प्रारंभिक जांच में पाया कि भारी बारिश के कारण मकान की कच्ची दीवारें कमजोर हो गई थी, जिससे यह हादसा हुआ। डीएम ने प्रभावित परिजनों को आपदा राहत कोष से मुआवजा देने का आश्वासन दिया है। गांव में शोक की लहर है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। महोबा में पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को बुरी तरीके से प्रभावित किया है। गुलपहाड़ नौगांव मार्ग पर जलभराव के कारण 20 गांवों का सड़क संपर्क टूट गया है। जिले में कई जगह कच्चे मकानों को नुकसान की खबरें हैं, जिसने प्रशासन को अलर्ट मोड पर फैला दिया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की है। महोबा में भारी बारिश ने एक परिवार की जिंदगी को तहस नहस कर दिया। कच्चे मकान के ढहने से मां बेटे की मौत और 2 लोगों के घायल हो जाने से कई सवाल खड़े हुए हैं। क्या समय रहते जर्जर मकानों की मरम्मत और लोगों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जा सकते थे? प्रशासन राहत कार्य में जुटा है, लेकिन ये हादसा बारिश के कहर और कच्चे मकानों की बदहाली की त्रासदी को बयां करता है। क्या ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है? ये समय और प्रशासन की कार्रवाई ही बताएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश और पहाड़ी क्षेत्रों से आ रहे पानी ने गंगा नदी को उफान पर लाकर रख दिया है। वाराणसी और प्रयागराज में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ने से कई घाट जलमग्न हो चुके हैं। प्रशासन ने बाढ़ की चेतावनी जारी की है और राहत कार्य भी शुरू कर दिया गया है। वाराणसी गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक गंगा का जलस्तर 68.94 मीटर दर्ज किया गया, जो चेतावनी के करीब 24 घंटों में जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है, जिससे सभी 84 घाट जलमग्न हो गए हैं। दशाश्वमेध घाट पर विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती को छत पर स्थानांतरित करना पड़ा। पुलिस ने नाव संचालन पर रोक लगा दी है। वहीं शीतला माता मंदिर और महादेव मंदिर का अधिकांश हिस्सा पानी में डूब गया है। मणिकर्णिका घाट पर शवदाह छतों पर हो रहा है। घाटों की स्थिति जो है, सारे घाट जो आने जाने के जो रास्ते थे सब सारे क्लोज हो चुके हैं, और यात्रीगण जो पैदल यहाँ से बाबा विश्वनाथ तक जो है अपना जाते थे, उनका आने जाने का रास्ता सब बंद हो चुका है। आप लोग घाट तीर्थ पुरोहित हैं, आप लोगों को क्या समस्या हो रही है? हम लोग की समस्या जजमान बहुत ही समस्या है। हम लोग का पूजा पाठ कम हो गया है, और जजमान आएंगे तभी तो रोजी रोटी चलेगा। स्थान भी बदला होगा? स्थान भी बदला है, जहाँ नीचे बैठते थे अब ऊपर आ गए। दूसरी ओर प्रयागराज में भी गंगा और यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गुरुवार सुबह 8 बजे तक गंगा का जलस्तर 6 मीटर बढ़ा। हालांकि ये अभी खतरे के निशान से नीचे है। दारागंज जैसे निचले इलाकों में पानी घुसा हुआ है। रामघाट और दारागंज जैसे निचले इलाकों में पानी, जिससे स्थानीय लोग अपने सामान को ऊंचे स्थानों पर ले जा रहे हैं। गंगा सेवा निधि को का स्थान ऊंची सीढ़ियों पर स्थानांतरित करना पड़ा। प्रशासन ने 46 बार राहत शिविर स्थापित किए हैं, जिनमें से चौथा चालू 101 लोग रह रहे हैं। एनडीआरएफ और जल पुलिस की टीमें बचाव कार्य में जुटी हैं और नाविकों को सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। अभी तो बनी हुई है, निरंतर जमुना जी पानी जो है निरंतर बढ़ ही रहा है इस समय, और आगे यही समझना है कि आगे ही बढ़ता ही जाएगा। और इसके अलावा भी हनुमान को जला अभिषेक हो ही चुका है। इसके साथ साथ में प्रशासन सब लोग की जिम्मेदारी बनती है कि बाढ़ मॉनिटर करते रहें, यथा स्थिति को बनाए रखें, और निरंतर यही प्रयास किया कि इस आपदा ये ऐसी कोई स्थिति ना आए जिसमें नष्ट को क्षति पहुंचे। बनारस में गंगा के बढ़ते जलस्तर ने वरुणा नदी में पलट बहा का खतरा बढ़ा दिया है। उनका सामने घाट और सूजाबाद जैसे इलाकों में पानी घुस गया है।
रामनगर के वेद व्यास मंदिर में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। जिला प्रशासन ने 1461 प्रभावित लोगों की मदद के लिए 22 नावें तैनात की हैं। प्रयाग वासुकी और सलोरी जैसे क्षेत्रों में जल भराव ने जनजीवन प्रभावित किया है। सावन महीने में श्रद्धालुओं को गंगा स्नान और पूजा में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वाराणसी और प्रयागराज में गंगा के उफान जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। घाटों, मंदिरों और निचले इलाकों में पानी घुसने से नाविकों, पुरोहितों और छोटे दुकानदारों की आजीविका संकट में है। प्रशासन बाढ़ से निपटने के लिए युद्ध पर काम कर रहा है, लेकिन अगर बारिश और जलस्तर वृद्धि की रफ्तार नहीं थमी तो स्थिति गंभीर हो सकती है। क्या ये बाढ़ काशी और संगम नगरी के लिए बड़ी चुनौती बनेगी, ये आने वाले दिन बताएंगे। रिपोर्ट सूर्य समाचार। चलिए फिलहाल के लिए यूपी लाइव में मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला सूर्य समाचार पर लगातार जारी है। नमस्कार।